सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की राम राम। आप कर रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो 2018 में जो पेपर आया था उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें 100 क्वेश्चन आपने कर लिए थे। एक्चुअल में सॉल्यूशन तो सब आपके पास ये है, पहले से अपनी शीट में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी को आप सॉल्व कर चुके हैं पहले से। लेकिन अभी क्या करना था, अपन ये देख रहे थे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते जाना है आपको क्वेश्चंस और पहले नंबर से ही प्रूफ आंसर देना है या सॉल्व करना शुरू कर देना है। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं और लेट होगा या नहीं आता, उसको जंप करते जाना है। पहली रीडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको जो या तो डायरेक्ट हो रहे हो या जिनके आंसर आपको रिजल्ट की तरह याद हो, जो पॉपुलर न्यूमेरिकल हो, आपने कई बार किया हुआ हो, उसका आंसर याद हो, या वो एक या दो स्टेप में आंसर आ रहा हो। पहली रीडिंग में तो उन्हीं क्वेश्चंस को करना है और फर्स्ट से रीडिंग लगाते हुए जो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, उनको जंप करते जाना है। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे जो और पेपर्स हैं। तो फिर जब लास्ट तक पहुंच जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो क्वेश्चन लास्ट में दे रखे थे वो सरल थे, वो मेरे पे हो गए, लास्ट तक पहुंचे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन लेन दिए और आप कर सकते हैं उसको, तो उसको जंप करते जाना है। पहली रीडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो एक या दो स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी में अपन 100 क्वेश्चन कर चुके थे पहले। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यदि एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स परमेय है माइनस एक्स जब एक्स अपरमेय है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? If f(x) equal to x when x is rational, f(x) equal to minus x when x is irrational, then which of the following statement is correct? अब दे रखे हैं विषम फलन है या 1/2 पर सतत है, 0 पर सतत है या आवर्ती फलन है, ये दे रखा है। फंक्शन दे रखा है आपको f(x) बराबर x जब x परमेय है और माइनस x जब x अपरमेय है। तो अगर सतत की बात करें तो सतत के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मान लेते हैं पहले आप x परमेय है, x क्या है? परमेय दे रखा है, इसलिए f(x) बराबर x हो जाएगा। और जब लिमिट निकालेंगे आप, लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू, सपोज किसी भी पॉइंट ले लें, a पॉइंट पर ले लें, या अपन ऐसा करते हैं x की बजाय लेते हैं कोई वेरिएबल है a, और a क्या है? परमेय है। f a निकाला तो a आ जाएगा। अब लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू a निकालेंगे। अब x टेंड्स टू a मीन्स आइदर x टेंड्स टू a प्लस और a माइनस। तो ये a प्लस या a माइनस जो होगा वो आपका परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। तो यहां लिमिट a भी आ सकती है और माइनस a भी आ सकती है। अगर a आ गया तो a बराबर a हो गया, कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर a नहीं आया तो a और माइनस a बराबर होना चाहिए। a और a माइनस बराबर हो तब सतत होगा, और तब ये कितना हो जाएगा? 2a बराबर 0, यानी कि a बराबर 0। यानी अकेला 0 ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू बराबर होंगे। 0 रेशनल है तो आपका f(0) 0 आ गया। और 0 प्लस लेंगे तो 0 प्लस क्या होगा? या तो रेशनल या इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो -0 आएगा, रेशनल है तो 0 आएगा। 0 प्लस या 0 माइनस की बात कर रहे हैं तो -0 और 0 दोनों सेम होते हैं, यानी कि 0 अकेला ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों? अगर ज्यादा पॉइंट होते तो ये जो इक्वेशन बन रही थी, एक ही ज्यादा वैल्यू आती, एक ही वैल्यू आ रही है। और ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं x और माइनस x कब बराबर होंगे? जब x 0 होगा। अदरवाइज तो कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल हो, बराबर होता ही नहीं है। तो सिर्फ कौन सा आंसर आया आपका? फिर इसमें आंसर आया आपका थर्ड, कि f(x) इक्वल टू x जब x परमेय है, रेशनल है, और f(x) इक्वल टू माइनस x जब x अपरमेय है, इरेशनल है। कब होगा? 0 पर सतत होगा। विषम फलन, सम फलन ये तो है नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 103। गणित की एक समस्या 4 विद्यार्थियों A, B, C और D को दी जाती है।
जिनके द्वारा इसको हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 है। प्रश्न के हल होने की क्या प्रायिकता होगी? ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 4 स्टूडेंट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 and 1/5 respectively. What is the chance that the problem will be solved? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब कम से कम एक विद्यार्थी यानी समस्या के हल होने की प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, समस्या हल हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। और समस्या कब हल हो जाएगी? कम से कम एक विद्यार्थी हल कर ले, कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा हल होने की। चारों स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिए और आपसे पूछा है कब हो जाएगी? एटलीस्ट एक स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेगा तो सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब 1 माइनस किसी के द्वारा हल ना होने की, किसी के द्वारा हल ना होने की यानी कि ए के द्वारा हल ना होने की, बी के द्वारा हल ना होने की, सी के द्वारा हल ना होने की, डी के द्वारा हल ना होने की। ए के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/2 थी तो ना हल होने की 1 माइनस 1/2। बी के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/3 थी तो ना हल होने की 1 माइनस 1/3। सी के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/4 तो सी के द्वारा ना हल होने की 1 माइनस 1/4। और डी के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/5 तो डी के द्वारा हल ना होने की 1 माइनस 1/5। यही दे रखा था 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये आपने अप्लाई कर दिया। कितना हो गया? 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 समस्या के हल होने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता। कम से कम एक के द्वारा हल होने की यानी कि 1 माइनस किसी के द्वारा हल ना होने की, वो आपने सभी की वैल्यू रख दी और 4/5 आंसर आ गया। देखें कौन सा ऑप्शन आ गया? 4th ऑप्शन आ गया। 4th ऑप्शन यानी कि 4/5। तो ये कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता आपने निकाली। फिर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की मध्यकाएं BE तथा AD हैं तथा शीर्ष A 0, B, B 0, और C A, 0 हैं। BE तथा AD एक दूसरे के लंबवत होंगी यदि BE और AD परपेंडिकुलर हों, उसकी कंडीशन पूछी है आपसे। द मीडियंस BE एंड AD ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेज A, B एंड C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, आप देख सकते हैं B पॉइंट ओरिजिन है, 0, 0 दे रखा है। A पॉइंट 0, B, A पॉइंट कहां है? बाई एक्सिस पर है। C पॉइंट A, 0 एक्स एक्सिस पर है। और मीडियन कौन कौन सी हो गई आपकी? मीडियन कह रहा है AD, D मिड पॉइंट होगा। BE, E इसका मिड पॉइंट होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर है। फिगर में नहीं दिख रहा हो तब भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन पूछिए कि बी में क्या रिलेशन है। परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। सिंस AD परपेंडिकुलर टू BE, therefore slope of AD into slope of BE -1 के बराबर हो जाएगा। A के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, B, और D के कोऑर्डिनेट क्या होगा? A/2, D पॉइंट लिख सकते हैं अलग से, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। A/2, 0, और E पॉइंट क्या हो गया? A/2, B/2। तो स्लोप ऑफ AD, D यानी कि 0 माइनस B अपॉन A/2 -0।
बी ई के कोऑर्डिनेट है b/2, तो क्या आ गया b/2 माइनस बी अपॉन a/2 माइनस 0, दिस इक्वल टू -1 आ गया। तो कितना आ गया अब देखें, ऊपर तो हो गया b/2 माइनस b/2 माइनस b/2, तो ऊपर तो हो गया ये b²/2 और नीचे कितना हो गया a/2 इंटू a/2 a²/4 और राइट साइड में है माइनस, ऊपर भी माइनस, नहीं माइनस माइनस ये हो गया a²/4। बीई की स्लोप गलत लिख दी। ई के कोऑर्डिनेट थे b/2 माइनस 0 और a/2 माइनस 0। तो ऊपर तो हो गया -b²/2 और नीचे a²/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया फिर, ये आ गया a² इक्वल टू 2b², यानी a इक्वल टू ±√2 टाइम्स b। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट आपने कितना कर दिया, -1 कर दिया, और -1 कर दिया उससे ही रिलेशन आ गया a² इक्वल टू 2b², तो a बराबर ±√2 टाइम्स b। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी लेकिन फिर भी आसान थी तो सीधा कर लिया आपने। यदि z एक सम्मिश्र संख्या है तो z वार इनवर्स इनटू z का मान क्या होगा, अरे ये तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, -1 क्या 1 के बराबर हो गया। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z वार होल इनवर्स इनटू z वार इज इक्वल टू 1। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, नहीं कॉन्जुगेट क्या इनवर्स हैं, एक दूसरे के इनवर्स, एक जेड बार और एक जेड बार इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट किया, 1 आएगा, डेफिनेटली 1 आ गया। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 106। दो बिंदुओं 3, -1 व 8, 9 को मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा y -x + 2 = 0। लाइन कौन सी दे रखी है, -x + y + 2 = 0, ये लाइन दे रखी है। दो पॉइंट हैं 3, -1 8, 9 को किस अनुपात में काटती है, इन विच रेशो डस द लाइन y -x + 2 = 0 डिवाइड्स द जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। तो क्या आ जाएगा, रेशो आपने याद कर रखा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रेशो माइनस आउटसाइड आ गया, 3, -1 से सेटिस्फाई कराया एक्सप्रेशन को, x के लिए लिख दिया 3, तो ये -3 -1 + 2 और नीचे 8, 9 है तो ये लिख दिया -8 + 9 + 2। तो कितना हो गया, -4 + 2 -2 यानी कि +2 हो गया और नीचे 3, तो ये 2:3 रेशो हो गया। कौन सा आंसर आ गया, थर्ड। ये आपने याद कर रखा है कि कोई पॉइंट है Px1, y1 और x2, y2, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, रेखाखंड को, ये लाइन दे रखी है ax + by + c = 0। ये लाइन अगर इसको λ/1 के रेशो में डिवाइड करती है तो लैम्डा बराबर क्या होता है, माइनस। ये अपन ने रिजल्ट प्रूफ भी किया है सभी में, सभी क्लासों में, और ये फिर आपने लर्न कर लिया है, तो इसको अपन फॉर्मूले की तरह ट्रीट किया और ये रेशो आ गया आपका। x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समीकरण या लाइन ax + by + c = 0 किस रेशो में डिवाइड करती है, -ब्रैकेट ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। अगर ये रेशो नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड होता है और पॉजिटिव आता है तब इंटरनली। अपना पॉजिटिव आया था, सिर्फ रेशो पूछा था तो अपने रेशो लिख दिया। यदि b वेक्टर दे रखा है, यदि v = 3xzi+
2x बाई जे कैप माइनस बाई जेड स्क्वायर के कैप, तो डाइवर्जेंस ऑफ v होगा। इफ v इक्वल टू दिस, देन डाइवर्जेंस ऑफ v इज, डाइवर्जेंस ऑफ v आप जानते हैं पहले से, डाइवर्जेंस ऑफ v डेल डॉट v, डेल यानी कि डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप डॉट v, v कितना है वो लिख देते हैं 3x जेड आई कैप प्लस 2x बाई जे कैप प्लस या माइनस बाई जेड स्क्वायर के कैप। अब ये जो लिख दिया है, ये लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अब आपको पता है डेल डेल एक्स आई का आई से प्रोडक्ट होगा, जे का जे से, तो कितना हो जाएगा ये 3x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और आई कैप डॉट आई कैप 1 आ गया, 3z आ गया। फिर बाई डेल डेल वाई वहां से आ जाएगा प्लस 2x डेल डेल जेड माइनस 2yz। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3z एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ये प्लस माइनस किया था, चलो फिर अब तो रहने देते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ v बेहद आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट परिभाषा पे आधारित, डाइवर्जेंस v निकाला, डेल डॉट v, डेल आपने लिख दिया, v आपको दे रखा था, सीधा डॉट प्रोडक्ट i का i से, j का j से, k का k से, और जो ऑपरेटर थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन हो गया। एक कण की t सेकंड में तय की गई दूरी समीकरण को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सेंटीमीटर में निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या दे रखा है, s इक्वल टू ये टी क्यूब है, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, तो 1 सेकंड के पश्चात उसकी गति होगी, गति वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड s in centimeter by a particle in t second is given by s equal to t cube plus 2t square plus t. The speed of the particle after 1 second will be, स्पीड क्या होती है, ds over dt, तो ds over dt लिख देते हैं, s दे रखा था, t क्यूब डेरिवेटिव किया 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 at t equal to 1, ds over dt यानी कि वेलोसिटी 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना हुआ 4t, और ये 3t स्क्वायर 3 प्लस 4 7 1 यानी कि 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। s दे रखा था t के पदों में, t के फंक्शन के रूप में दे रखा है। आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा ds ओवर dt निकाला, 1 सेकंड पर पूछा था, t बराबर 1 लिख दिया, सीधा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि a बराबर, यहां दे रखा है आपको, यदि a बराबर 1 1 1 1 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो a टू दी पावर 100 का मान होगा। इफ a इक्वल टू दिस देन a टू दी पावर 100 इज, ये अपन ने याद कर रखा है पहले से, a टू दी पावर n इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a। तो यहाँ n के लिए क्या है 100 पूछा है, तो a टू दी पावर 100 कितना हो गया 2 टू दी पावर 99 इंटू a, ये सीधा आंसर आ गया। और याद नहीं है तो a वैल्यू रख के देख लें, a टू दी पावर n कैलकुलेट कर लें, a टू दी पावर n की बजाय क्या करें अपन a स्क्वायर a क्यू कैलकुलेट करें, सीधा आ जाएगा। देखिए a स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं, a स्क्वायर कितना होगा a इंटू a क्या है 1 1 1 1
1 1 1 1, पहली रो का पहली रो से कॉलम से किया 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 + 1 2, यानी 2 कॉमन ले लिया, 1 1 1 1, यानी कि a² बराबर आ गया 2⁴ इंटू a। इसी तरह से अगर a³ निकालें आप, a³ कितना होगा, a² इंटू a² लिखा आपने 2 2 2 2 और a लिखा 1 1 1। पहली रो का पहली कॉलम से करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लिख देता हूं 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2, तो हो जाएगा 4 4, यानी कि 2² 1 1 1 1, यानी a⁴ बराबर 2⁴ इंटू a आ गया। a⁴n वाला प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत से करना पड़ेगा, तो वो अपन नहीं कर रहे हैं, वो आपने घर पे कर लिया, पहले क्लास में कर लिया। तो a³ बराबर 2² टाइम्स a आ गया। तो फाइनली क्या था, a = 1 1 1 1 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें हर एलिमेंट 1 है। आपको a⁴100 पूछा था, तो अपन ने याद कर रखा है a⁴n = 2⁴n-1 टाइम्स a। तो n की जगह जब 100 लिखेंगे तो a⁴100 बराबर 2⁴99a, ये आ गया। ये 2 ऑर्डर में 3 ऑर्डर में सब जो मैट्रिक्स की सीट है आपके पास, उसमें दे रखे हैं रिजल्ट्स, उनमें से वही रिजल्ट आपको करने हैं जो सरल हैं और जो आसानी से हो रहे हैं। ये टीचिंग मेथड का आ गया, तो वो अपन क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो सब आपको अपने आप करना है। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है x such that mod of x less than 1, x belongs to n। n में तो कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं होता जिसका मॉडुलस 1 से छोटा हो, गलत है ये तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो पहला वाला ही क्या है, 5 आ गया। ये पूछा था कौन सा नल सेट है, नल सेट रिक्त समुच्चय इसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका मापांक 1 से छोटा हो। प्राकृतिक संख्या का मापांक 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है, 1 2 3 सारी। तो इसलिए पहला ही वाला गलत हो गया, और कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो देखें सेकंड, x such that mod of x = 5, तो इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा 5 का ही मॉडुलस 5 के बराबर होता है। इसी तरह आगे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 120 इंटीग्रल दे रखा है, कर सकते हैं आप, लेकिन जंप करते हैं, मैं लिख लेता हूं 120। ये अपन को सेकंड रीडिंग में करना है। 2 to the power 2 into 4 to the power 2n + 1 + 3 into 3 to the power 3n + 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ये पता करना है। अपन ऐसा करते हैं, n बराबर 1 पर कैलकुलेट करते हैं इसको। ये कितना हो गया ये पद, ये जो व्यंजक दे रखा है 2 into 4 to the power 3, 4 to the power 3 यानी कि 64 + 3 into 3 to the power 4 नहीं 3 to the power 3n + 1 3 to the power 4 81, तो हो गया 128 यानी कि 209। 128 + 80 208 + 1 201। 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने होते हैं, कई बार बाइनोमियल से कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अपन ने तो सीधा P1 निकाला, जो एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर ये Pn हो, सपोज ये Pn है, तो आपने P1 निकाला, कितना आया 209। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इससे डिविजिबल है, 3 ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उनसे तो डिविजिबल है ही नहीं, तो सीधा सीधा 11 से डिविजिबल हो गया। देख सकते हैं 11 से भाग देंगे, एक ये 19 बार गया, 11 × 19 209 हो रहा है, तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। सरल रेखाओं ये और ये के मध्य कोण है, द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, फर्स्ट एंड सेकंड 2 लाइन दे रखी है।
एंगल आप जानते हैं, सपोज थीटा हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर इनके दिक् अनुपात L1 M1 N1 L2 M2 N2 हो तो कॉस ऑफ एंगल L1 L2 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 12 अपॉन, अब ये तो जीरो हो गया, अपॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अगर दो रेखाओं की दिक् अनुपात L1 M1 N1 L2 M2 N2 हो और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो हो जाए तो परपेंडिकुलर होती है, तो जीरो हो गया। अगर ये सम जीरो नहीं आता तो अपन क्या करते, नीचे अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर वो और लिखते, या A1 B1 C1 A2 B2 C2 DR से उस तरह से देख लें। तो आपने देखा इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग जीरो के बराबर आ गया, तो एंगल 90 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, अनंत श्रेणी का योग है। अब ये कौन सी सीरीज आ गई, ये अपने सिलेबस में नहीं है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है। e टू दी पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर e टू दी पावर 1 लगा दें, x बराबर 1 लिख दें, तो हो जाता है 1, या कह सकते हो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये है, तो ये क्वेश्चन भी आपका लेंथी हो जाता है, वह सेकंड ट्रिप में कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर तो आपका ये है, क्योंकि जो समीशन बन रहा है समीशन n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल बन रहा है। जब अपन पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं अपन, ये 2e के बराबर आता है, और बाकी डिटेल में फिर अपन सेकंड ट्रिप में कर लेते हैं। ये भी मैं लिख लेता हूं 124। आगे बढ़ते हैं। दिया है PA बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B। ये गलत प्रिंट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A होगा। PA दे रखा है, PB दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A दे रखा है, तब आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A पूछा है, तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B। ये अपन जानते हैं, ये दोनों ही किसके बराबर होती हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता, एक घटना के होने की प्रायिकता इंटू दूसरी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब पहली हो चुकी हो। अब आपको PA दे रखा है, PB दे रखा है, PA ऑब्लिक B दे रखा है, तो PB ऑब्लिक A आ जाएगा। PA दे रखा है 1/3, PB 1/4 और ये 1/6, ये 1/4, ये 1/6, ये 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A आ गई आपके पास। कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A? 3 3 कैंसिल हो गई, 1/8 आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, ये थर्ड आंसर आ गया। PA दे रखा था आपको, PB दे रखा था, PC दे रखा था, PC नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B दे रखा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B दे रखा था, तो आप B ऑब्लिक A निकालना था। आपने बेसिक फॉर्मूला यूज किया, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A, और यही बराबर होता है PB इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B। सभी क्लास में प्रूफ करके बताया गया था और सभी को याद होना चाहिए। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑब्लिक A आ गया। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, इसको एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B निकाल लें फिर उसको करें, लेकिन यही सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं।
यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, वेक्टर ए का मापांक √37, बी का मापांक 3, सी का मापांक 4, तो बी और सी के मध्य कौन होगा? इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड mod A, mod B, mod C आर गिवन, देन एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो जो दे रखा है उसको अपन ने क्या किया, बी और सी को तो एक साइड लिखा, ए को अपोजिट साइड ले गए, और साथ साथ फिर क्या किया, इनका स्क्वायर कर दिया। मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया 9, सी स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 2 बी डॉट सी, बी का मापांक लिखा 3, सी का मापांक लिखा 4, कॉस ऑफ एंगल दिस इक्वल टू ए स्क्वायर, वो 37 हो गया। कॉस थीटा कितना आ गया फिर यहां से 37 माइनस 25 यानी 12/24 1/2 हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। बी और सी के बीच में एंगल पूछा था आपसे, तो बी और सी के एंगल पूछने के लिए क्या किया आप, निकालने के लिए क्या किया आपने, बी प्लस सी को एक साइड में रखा और सी और वो ए को अपोजिट साइड में ले गए, सीधा स्क्वायर कर दिया। वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपने, ए बी सी सभी की वैल्यूज दे रखी थी, वो वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं, आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वृत्त के बाहर बाह्य वृत्त की जीवा की अधिकतम लंबाई होगी। आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन करनी होगी, तो इसको भी अपन अगली उसमें करते हैं, रीडिंग में लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 128 किन्हीं वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए हम लिखते हैं कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। तो यह संबंध है, संबंध पूछा है। संबंध R है, कौन सा संबंध है ये पूछा है। For any real number x and y, we write x related to y x square minus y square plus √3 is an irrational number. Then the relation R is, ये irrational number है। तो देखिए अगर x x दोनों x लिख दें तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस √3 हो जाता है। इसका मतलब जो अपरमेय, इसका मतलब x रिलेटेड टू x for all x belongs to capital R। कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं से संबंधित है। अगर y के लिए x लिख दिया, यानी x रिलेटेड x चेक कर रहे हैं, x कौन सी संख्या, कोई भी रियल नंबर, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस √3 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एक ही ऑप्शन सही होता है तो अपना आंसर आ गया, पहला ऑप्शन सुतुल्य है। सम्मित में तो सुतुल्य समाहित नहीं है, अब इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, वो तो जब आएगा जब तुल्यता संबंध दे रखा होगा, लेकिन तुल्यता संबंध तो है नहीं, मतलब वो तो पता करना पड़ेगा कि सम्मित और ये है, तो अपन एक और चेक कर लें, या डायरेक्ट एक ही आंसर होता है। चूंकि नन ऑफ दिस दे रखा है तो एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, सम्मित। तो सम्मित के लिए अपन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया 3⁴ होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3। अच्छा अपन ऐसा करते हैं, 1 लिख देते हैं इसमें। देखिए ये तो -1 आ रहा है, और 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आना चाहिए, √3। ये तो आ रहा है आपके पास √3, दिस इक्वल टू आ गया √3 यानी कि 2√3 माइनस 1, और 1 स्क्वायर माइनस 3⁴ होल स्क्वायर प्लस √3, ये आ गया आपके पास 1, यानी कि √3⁴
1 से संबंधित है, लेकिन 1 3 टू दी पावर 1/4 से संबंधित नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये सम्मित नहीं है। ये आपको नंबर अपने आप सिलेक्ट करने होंगे, जैसी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। x के लिए लिया आपने 3 टू दी पावर 1/4। 3 टू दी पावर 1/4 क्यों लिया, क्योंकि x स्क्वायर √3 के बराबर हो रहा है, तो √3 से कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो जब x के लिए 3 टू दी पावर 1/4 लिखा, तब तो 3 टू दी पावर 1/4 - 1 + √3 इर्रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन जब x और y को इंटरचेंज कर दिया, यानी x के लिए 1 और y के लिए 3 टू दी पावर 1/4, तो वो रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये सम्मित नहीं है। 3 की पावर 1/4 1 से संबंधित है, लेकिन 1 3 की पावर 1/4 से संबंधित नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है तो तुल्यता वाला भी खत्म हो गया। तो ये बाकी आगे भी चेक कर सकते हैं, पर अपन नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी क्लास में किया हुआ है, सभी की सीट में है, और जो आपके सॉल्यूशन वाले PDF आपके साथियों ने जो डाल रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसमें सभी दे रखे हैं। माना y = fx कोई फलन है, जिसके लिए f1 14, f2 12, f5 6, f8 21 है, तो f7 का मान होगा। तो वैसे तो आसान क्वेश्चन है, पर कैलकुलेशन होगी, अगली ट्रिप के लिए रख लेते हैं। सेकंड रीडिंग के लिए 129, ये भी मैं लिख देता हूं, 129 लिख दिया। अब कल समीकरण 1 - x² dy/dx - xy = 1 के लिए समाकलन गुणांक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं dy/dx = -x अपॉन इक्वल नहीं प्लस -x अपॉन 1 - x² टाइम्स बाई दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 - x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो 1/2 आउटसाइड और 2 से ऊपर कर दिया। अभी तो सेट फॉर्म बन गई, f' अपॉन fx, इसका तो log fx होता है। तो कितना हो गया ये, e टू दी पावर log of 1 - x² और हाफ भी आगे ले आए, तो ये हो गया √1 - x²। कौन सा आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, आपने याद कर रखा है dy/dx + py = q, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p के लिए क्या था, -x अपॉन 1 - x², तो सीधा सीधा इंटीग्रल किया। हाँ, ये काम में लिया, सभी को याद होगा, f' अपॉन fx, इसका इंटीग्रेशन log of fx होता है, प्लस कांस्टेंट वो यहां नहीं लिखा था आपने, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी सहायता से डायरेक्ट आ गया। लिमिट ऑफ a टू दी पावर x माइनस b टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x -1 एज x टेंड्स टू 0। लिमिट लगाएं a टू दी पावर 0 1, b टू दी पावर 0 1, 1 - 1 0 अपॉन 0 फॉर्म में, तो सीधा ही एल हॉस्पिटल लगा दें। बिना उसके भी कर सकते हैं, पर ये आसान है। a टू दी पावर x log a माइनस b टू दी पावर x log b, e टू दी पावर x -0, x टेंड्स टू 0, e टू दी पावर 0 नीचे बना गया, a टू दी पावर 0 1, b टू दी पावर 0 1, न्यूमरेटर में log a माइनस log b, तो log a अपॉन b आ गया। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, 0/0 फॉर्म दे रखी थी, एल हॉस्पिटल अप्लाई किया, अपने आप आ गया। दूसरी तरह से भी कर सकते थे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है की दो समांतर जीवाओं जिनकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाओं जिनकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
ये तो आपने सर्किल ले लिया, दो जीवाएं हो गई, ये ओरिजिन मान लिया जीवा ए बी और ये सी डी ए, यहां से लम डाल दिया, एन ये मिला दिया और ये भी मिला दिया। आपको दूरी कौन सी चाहिए? एम एन, एम एन बराबर कितना हो जाएगा? ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन देखें, रेडियस कितनी दे रखी है? 30, ये 30 है, ये वाली भी 30 है, 32 और ये 24 थी, तो ये तो हो गई 16 और ये वाली हो गई 12। तो अगर ओ एन की बात करते हैं तो ओ एन यहां साइड में लिख लेते हैं अलग से, ओ एन होगा ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। ओ सी कितना हो गया? ओ सी 30 है, 30 स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर है, तो 30 प्लस 12 42 हो गया और 30 माइनस 12 18 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? फिर यहां से देख सकते हैं आप, ओ एन ये 14, मिस्टेक हो रही है, ओ एन आपका आएगा, ओ एन तो कैलकुलेट करना है, सी एन ये 24 था, कितना था? 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर है, दूर वाली तो आधी 12 हो गई, तो सी एन भी आपकी 12 हो गई और ये 30 है, 30 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। 30 और 12 42 हो गया, 30 18, 9 गुणा 2 और ये 2 हो गया 84। चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं, फिर ऐसे 9 यहां से अगर ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, 36 यानी 6 रूट 14 हो गई, नहीं गलत लगी, 6 रूट 21 और ओ एम निकालें तो कितना हो जाएगा? ओ एम आएगा आपके पास ओ सी स्क्वायर 30 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 56 और इंटू 14 यानी कि 2। तो 7 रूट, कोई मिस्टेक हो रही है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर नहीं है, अपन ने 20 लिख दिया है, इसको 20 लिखते हैं, ये 20 20 स्क्वायर यानी कि 32 और 8 256 16 हो गई है। वैसे भी कैलकुलेट कर लें, 400 माइनस 144 256 तो ये 16 आ गई और ओ एम कितना आ गया? ओ एम आ गया 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर यानी 36 और 4 6 ये 12 आ गई ओ एम। तो एम एन बराबर कितना आ गया यहां से? फिर 16 माइनस 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर। देखें कौन सा आंसर है। अच्छा, अब इसमें डबल आंसर दे दिए, लेकिन 4 सेंटीमीटर एक में ही दे रखा है, तो यही सही हो गया। डबल आंसर क्यों दे रखे हैं? देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है कि दो समांतर जीवाओं जिनकी लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है के बीच की दूरी ज्ञात की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज 20 सेंटीमीटर। तो दो जो आपने ये कोड बनाई है आपकी, एक ये रही और एक ये रही, ये ओ लिखा था, ये एम लिखा था और ये एन लिखा था। देखें यही लिखा था,
हाँ ठीक है। तो ये आपकी जो ए बी लिखी है ये तो आपका कितनी थी, 32 थी और सी डी 24 थी, और दोनों के बीच में दूरी आपने निकाली, कैलकुलेट किया। ये ओ एन तो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर और ओ एन 12 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन इस तरह की जो पैरेलल कोड है इनकी यहां भी तो होंगी, ये 32 सेंटीमीटर वाली होगी और ये 24 सेंटीमीटर वाली होगी। 24 सेंटीमीटर ओ एन आपने 16 निकाली थी, 16 और 12 ये बची। तो ये वाली अगर दूरी देखें आप, ये डिस्टेंस ओ एन डैश ले लेते हैं। ओ एन क्या निकाली थी आपने, ओ एन अभी आपने निकाली है 12, तो 12 तो ये रही, और ये कितनी है, ये आपकी ओ एम कितनी निकाली है, ओ एम आपने निकाली है 16, तो ये 12 और ये 16 ये दोनों मिला के आपकी क्या है 28 और हो गई। वैसे तो आंसर 4 सेंटीमीटर निकालने से ही आपका आंसर आ गया, क्योंकि पूछिए जीवाओं के बीच में दूरी, तो समांतर जीवाएं ये जो दूरी निकाली है आपने ये तो 4 सेंटीमीटर हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब यहां अगर जैसे ले लें ये वाली 16 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो 16 और 12 28 और हो गई, तो 2 आंसर आए। वैसे ऑप्शन इस तरह के दे रखे थे कि 4 सेंटीमीटर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो वो ये आंसर आ गया। अब एक तो अपन ने डिस्टेंस निकाली ए बी और सी डी के बीच में। अब अगर उन जीवाओं को ना लें अपन, एक 32 सेंटीमीटर की ये ले ली और 24 सेंटीमीटर की ये ले ली, तो ए डैश बी डैश और ए बी के बीच में दूरी पूछी फिर आपने, तो ऊपर कितनी हो जाएगी 16 और ये 12, तो कितनी 16 12 28 हो जाती। या सी डैश डी डैश और सी डी के बीच में दूरी निकालते तो फिर भी वो 28 हो जाती, क्योंकि दोनों लंबाई तो दे रखी है। ए बी की लंबाई कितनी है आपके पास, या नीचे ए बी की लंबाई है 32 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अपन ने ए डैश बी डैश वो लिख दी 24 वाली और सी डैश डी डैश लिख दी 32 वाली। तो इस तरह से दोनों जीवाओं के बीच में दूरी 4 सेंटीमीटर भी है और 28 सेंटीमीटर, दोनों आंसर सही हैं। 2 दे रखे थे तो दोनों ही आंसर सही करने पड़ेंगे। अपन ने ये वाली दूरी निकाली थी, तो ये वाली दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई थी। अब ये 24 सेंटीमीटर वाली है, 32 सेंटीमीटर यहां और बना देंगे। जो अपन ने ये नाम नहीं लिखा है इसका लिख दिया है सी डैश डी डैश। तो अब ये दूरी जो आएगी दोनों जीवाओं के बीच में वो 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये फिर एनए का क्वेश्चन आ गया जो आपको अपने आप करना होता है, वैसे सब क्लास में किए हुए हैं। हाँ 135, यदि बिंदु -2, -5, 2, -2 तथा 8, 1 सरल रेखा में है तो ए का मान होगा। अगर सरल रेखा में कई तरह से कर सकते हैं, पहले 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा लिख लें आप, और पहले 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा लिख लें, फिर इसको सेटिस्फाई करा दें तीसरे बिंदु से, या इनके नाम लिख लिया आपने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब एक ही लाइन में तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी होता है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ए बी -2 -5 3 हो गया, और 2 -+2 4 हो गया। ए बी की स्लोप 3/4 आ गई। दोबारा देख लें, x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा की स्लोप होती है y2 - y1 x2 - x1, तो -2 +5 3 हो गया, और 2 -2 4 हो गया। फिर ए सी a -5 +5 हो गया, और ये 10 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 3 या 15, 2a + 10 a = 5/2 आ गया। तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 लिख सकते हैं आप, उससे भी आ जाएगा। बनने वाले ट्राइंगल के एरिया 0 लिखेंगे तब आ जाएगा। पहले 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा लिख लें, तीसरे को सेटिस्फाई करा दें तब आ जाएगा। तो कई तरह से कर सकते हैं, दूरी सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, दोनों की ए बी और ए सी की स्लोप निकाल के बराबर कर दी। फिर आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या है, रीमान इंटीग्रल पे आ गया, अपने यहाँ है नहीं तो इसको फिर अपन छोड़ देते हैं।
137 एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर वह जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि पत्थर के गिरने के 3 सेकंड बाद उसे रोक लिया जाए और फिर पुनः गिरने दिया जाए तो शेष दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर सेकंड ट्रिप के लिए रखते हैं, कैलकुलेशन वाला है। एक पिंड का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 490 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 490 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। यह वापस अपनी जगह पर कितने समय पे आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, तो 2 × 490/980 यानी कि 1 सेकेंड। फॉर्मूला आपको याद है, सीधे फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन। यू वेग से कोई पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है, ऊपर गया, कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर 0 वेग से नीचे आएगा। 0 वेग से कैसे आएगा, क्योंकि जी तो रहेगा ना उसमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g, तो 2 दे दिया, u/2 है ये फॉर्मूले में, u 490, g 980, तो 1 सेकेंड आ गया। बहुत क्वेश्चन तो एकदम आसान आते हैं। एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर x अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि बिंदु x, 0 पर इसके वेग को dx/dt बराबर cos² πx से दिखाते हैं, तो पिंड निम्न बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। किस बिंदु पर नहीं पहुंचेगा वो पता करना है। x दे रखा है, x का मान 1/4, 3/4, 1/2, x = 1। A particle starts at the origin and moves along the x-axis in such a way that its velocity at the point x, 0 is given by the formula dx/dt = cos² πx. Then the particle never reaches the point on, जो दे रखा है वो लिख देते हैं dx/dt = cos² πx। This implies cos x वाली टर्म dx के साथ ले आए, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर sec² πx का कितना हो गया 1/π tan πx, this = t प्लस कांस्टेंट। तो therefore at x = 1/2, यानी x बराबर 1/2 पर पार्टिकल कभी नहीं पहुंचेगा। t टेंड्स टू इनफाइनाइट, x बराबर 1/2 लिख दें तो लेफ्ट हैंड साइड में tan π/2 बन जाएगा। tan π/2 तो इनफाइनाइट होता है, यानी कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, आ गया कि x बराबर 1/2 पर ये कभी भी नहीं पहुंचेगा। यही पूछा था, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसके t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट को बताता है, x और t में रिलेशन बताता है। तो x और t में रिलेशन है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में लिख लिया, x वाले पद dx के साथ और t अलग, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो tan πx/π = t प्लस कांस्टेंट। अब जब x की जगह 1/2 लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में tan π/2 आ गया। tan π/2 तो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट टाइम यानी कि कब पहुंचेगा वो, इनफाइनाइट टाइम पे, यानी कभी नहीं पहुंचेगा। एक त्रिभुज की 3 मध्यकाओं की लंबाई क्रम से 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सेकंड ट्रिप के लिए रखते हैं क्वेश्चन। ये आपको एकदम डिसाइड करना है कि इसमें कैलकुलेशन होगी, इसलिए अपन आगे करते हैं। हाँ, 141 यदि रेखाएं ये तथा ये परस्पर लंबवत हों तो k का मान होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। इफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन k = 2 लाइन परपेंडिकुलर हों तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 0, या A1 A2 कह दो। तो देखें, लिख देते हैं -3 × 3k + 2k × 1 + 2 × -5 = 0, -9k + 2k यानी कि 7k। राइट साइड में लगे 7k = -10, तो k = कितना आ गया, k = -10/7। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनता। तो और सारी क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते हैं, पूरे पेपर में आप देख सकते हैं।
दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, उसकी कंडीशन आप जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन हो गए। पहले एक लाइन के बीच में एंगल का आया था, दी हुई रैखिक समस्या का इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए x1 बाय x2 के मान हैं। अब इसमें अगर नन ऑफ दीज नहीं दे रखा होता तो सीधे सीधे लिख देते आप, नहीं। अब तो ग्राफ डाल के करना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए फिर अपन इसको सेकंड ट्रिप के लिए रखते हैं, ग्राफ बनाना पड़ेगा। बाकी क्या है कि जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट पे देख लें, z का मान जिस बिंदु पर मैक्सिमम आ रहा है वही आ गया। अब चूंकि नन ऑफ दिस दे रखा है इसलिए अपन को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए अगले सेकंड ट्रिप में करते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक 2,7 तथा इसके दो शीर्ष 4,8 -2,6 है, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष होगा। सपोज अगर तीसरा शीर्ष पहला हो 0 0 हो तो 0 0 होगा। अगर केंद्रक देखें 4 - 2 गलत हो गया। x1 + x2 + x3 बराबर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ये x1 x2 दे रखा है, सपोज x1/1, ये x2/2, x3/3 ऑप्शन में। केंद्रक क्या होता है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, यानी तीनों शीर्षों के x निर्देशांकों का योग केंद्रक के x निर्देशांक के 3 गुने के बराबर। तो तीनों x कोऑर्डिनेट का योग 6 आएगा जब वो केंद्रक का x कोऑर्डिनेट 2 आएगा। तो पहले ऑप्शन से नहीं आ रहा, दूसरे ऑप्शन से 4 - 2 + 4 6 आ गया, और वहां 7 है, तो फिर यही आंसर होगा। क्या करना है? ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के 3 शीर्ष दे रखे हैं, 3 नहीं 2 शीर्ष, और ये सेंट्रोइड दे रखा है जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,7। ए पॉइंट कौन सा हो गया? 4,8 हो गया। बी कौन सा हो गया? -2,6 हो गया। ये पूछा है। चूंकि सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम 2 का 3 गुना 6 आएगा, क्योंकि यही तो आएगा आंसर। 2 बराबर कितना आएगा? 4 - 2 + x3/3। तो 2 × 3 6 हो गया। तो ऊपर वाला सम कितना होना चाहिए? 6। पहले ऑप्शन से नहीं आ रहा, दूसरे ऑप्शन से आ रहा है, तीसरे चौथे से भी नहीं आएगा, क्योंकि x3 की जगह 7 दे दिया। तो ये दूसरा वाला ही आंसर आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन। बाकी आप यहां से कैलकुलेट करके देख लें कितना आ गया। 4 - 2 + 3/3, तो x3 बराबर कितना आ गया? ये 6 - 2 4 आ गया। ये कैलकुलेशन से, बाकी वैसे ही चेक कर रहे थे। बाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में निकालने की आवश्यकता नहीं है। 144 सरल रेखा का समीकरण जो x - 2y = 1 तथा x + 3y = 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरती है, तथा रेखा 3x + 2y = 0 के समांतर का समीकरण है। तो 3x + 2y के समांतर चारों ऑप्शन में दे रखी है। अब क्या करें? तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो सेकंड ट्रिप के लिए रख सकते हैं आप इसे, या फिर कैलकुलेट कर लें। y = 1/5 और y = 1/5 आया, तो x बराबर क्या आएगा? वहां लिख देते हैं फिर 1/5 2/5, यानी कि ये 8/5। 8/5 - 2/5 नहीं, ये भी गलत हो रहा है। -2/5 7/5 आएगा। हाँ, अगर ओरल नहीं हो तो लिख के कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, 7/5 y = 1/5 आ गया। तो ये 7/5 यहां देखते हैं। 7/5 + 3/5 2/5, ठीक है। अब चारों ऑप्शन में देखें इस बिंदु से कौन सी लाइन पास हो रही है। जो लाइन पास हो रही है वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन प्लस वाला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, x और y तीनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन में प्लस दे रखे हैं, 0 हो ही नहीं सकता। तो ये ही सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई करा के देख ले। 21/5 + 2/5
21 और प्लस 2 23/5 माइनस 23/5 यही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही आंसर आपके पास आ गया। और कैलकुलेशन से भी कर सकते थे पर यही आसान है। पहली दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा, फिर आपने देखा 3x + 2y के पैरेलल लाइन कौन सी है, चारों ऑप्शन में थी, और जो इस पॉइंट से पास हो रही है 7/5 1/5 से, वही आंसर आ गया। 147 एक नियमित यानी कि समबहुभुज, नियमित n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र z बराबर 0 पर है। इसके एक शीर्ष Z1 का मान ज्ञात है। यदि Z2 Z1 का आसन शीर्ष हो तो Z2 का मान होगा। द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड इज लोकेटेड एट द पॉइंट Z = 0. Center of a regular polygon of n side is located at the point Z = 0 and one of its vertex is Z1 known. Z2 is the vertex adjacent to Z1, then Z2 is equal to, अगर ये n शीर्ष वाला है तो आप जानते हैं ये जो सेंटर है यहां से ये Z1 है और ये Z2 है, तो ये वाला जो एंगल आएगा 2π/n आएगा। तो Z2 कितना हो जाएगा, Z1 × e⁻⁴ 2π/n। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रोटेट करना है उसको, कितने एंगल से रोटेट करना है, 2π/n से। तो Z1 में किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणा करते हैं जिसका मापांक तो 1 हो और कोणांक कितना हो, 2π/n। तो e⁻⁴ 2π/n कौन सा है, पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। हाँ, माइनस होगा तो नीचे दूसरे साइड में आ जाएगा। यहां जैसे n पॉइंट होगा तो ये वाला ये एंगल भी 2π/n है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो e⁻⁴ 2π/n से भी कर सकते हैं, e⁻⁻⁴ 2π/n से भी। पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए प्लस और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए ये। दोबारा से देखें, ये n साइड वाला पॉलीगन होगा इस तरह से, ये ओरिजिन है, ये Z1 को व्यक्त कर रहा है, ये Z2 को व्यक्त कर रहा है, ये Z3 को व्यक्त कर रहा है, ये Zn को व्यक्त कर रहा है। तो यूं रोटेट होगा तो ये 2π/n और इधर भी 2π/n आएगा, लेकिन चूंकि डायरेक्शन है इसलिए नीचे वालों को -2π/n कह देंगे। तो सीधा सीधा ऑप्शन सही हो गया देखने से, तो कौन सा, पहला ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 148 एक बर्नौली बंटन में P व Q क्रम से सफलता व असफलता की प्रायिकता को प्रदर्शित करते हैं। तो इस बंटन के माध्य व प्रसरण के मध्य संबंध होगा। फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी P ऑफ सक्सेस एंड Q ऑफ ए फेलियर, द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इज। मीन कितना होता है, माध्य NP होता है मीन, और वेरिएंस प्रसरण NPQ होता है। P 1 से छोटा है, P + Q 1 के बराबर होता है, Q भी 1 से छोटा और पॉजिटिव है। तो किसी भी राशि में 1 से छोटी राशि का मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा होगा, यानी कि NPQ PQ से, वो NP से छोटा होगा। इसका मतलब माध्य प्रसरण से बड़ा होगा। सेकंड ऑप्शन आ गया, माध्य कैसा होगा, प्रसरण से बड़ा होगी। तो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन। समीकरण ये तथा ये का एक मूल साझा हो तो लैम्डा का मान है। इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, देन लैम्डा इज इक्वल टू। अब लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, पहले 0 रख के देखते हैं। अगर लैम्डा बराबर 0 रख देते हैं तो पहली इक्वेशन हो गई 2x² + 3x, यानी एक मूल 0 आ गया। और सेकेंड इक्वेशन देखते हैं तो x² + 2x = 0, x = 0 और -2 आ गया। तो 0 इसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो यही आंसर आ गया। तरीका भी है जो आपने रिजल्ट याद कर रखा है। कौन सा रिजल्ट, कि a1x² + b1x + c1 = 0 और a2x² + b2x + c2 = 0 को एक रूट कॉमन हो तो वो c1a2 - c2a1 होल स्क्वायर =
A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1, उसमें कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो ओरल दिखाई दे रहा है। लैम्डा बराबर 0 लिखा तो एक रूट 0 आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 ऑप्शन इसी में दे रखा है, तो लैम्डा का मान होगा, तो लैम्डा का मान कौन सा हो गया, 0 और -1। -1 अपन चेक कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव है, चेक करने की आवश्यकता नहीं। एक और देखते हैं क्वेश्चन। उस समतल का समीकरण जो 2 3 4 से गुजरता है तथा समतल 5x - 6y + 7z बराबर 3 के समांतर होगा। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन 5x - 6y + 7z = 0। समांतर समतलों के गुणांक बराबर होते हैं, समतलों में x y z के गुणांक बराबर होते हैं। तो पहले देखें, 5 - 6 7 पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, चौथे में नहीं दे रखा, और यहां भी दे रखा है। अच्छा, तो अपन देखते हैं 2 3 4 से कौन सा सेटिस्फाई होगा। 2 3 4 से सेटिस्फाई करा के देखते हैं, फिर सभी को पहले को सेटिस्फाई कराते हैं। 10 - 30 - 10 + 28 पहला गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा देखते हैं, 5 2 जा 10 - 18 + 28 - 20 38, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ही आंसर हो गया। और लिखने के लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स x - 2, वैसे तो उससे हो गया क्वेश्चन, 6 टाइम्स y - 3 + 7 टाइम्स z - 4 = 0। ये 2 3 4 से जाने वाली समतल की समीकरण जो दिए समतल के समांतर है। क्या किया अपन ने, कांस्टेंट हटा दिया, और x को x - 2 से, y को y - 3 से, z को z - 4 से रिप्लेस किया, सीधा आंसर आ गया। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ने वैसे ही ऑप्शन से चेक कर लिया, नन ऑफ दिस दे नहीं रखा तो आ गया। तो इस तरह से एक रीडिंग आपने लगा ली इसमें। अब अपन देखते हैं शुरू से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए थे। पहले लास्ट में देखते हैं 144 142। अच्छा, 144 तो अपन ने कर लिया था, लेकिन मेथड से करना चाहते हैं, तो मेथड से करने के लिए इसे पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन, चूंकि इसके समांतर दोनों की स्लोप बराबर कर देंगे, वो आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं आपने, तो उसको छोड़ते हैं, इसके पहले देखते हैं फिर। हाँ, दी हुई रैखिक प्रोग्रामन समस्या फॉर द फॉलोइंग LPP 2x1 + 5x2 <= 80, x1 + x2 <= 20 के स्तंभ हल ज्ञात करने के लिए वैसे तो क्या करते हैं अपन, देखिए ऑप्शन से करते हैं। अपन इन पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। जैसे z दे रखा है आपको, ये पॉइंट मान लिया पहला वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट मान लिया B है, और ये वाला पॉइंट मान लिया C है। तो पहले ZA निकालते हैं। ZA यानी जो Z दे रखा है -0.1 x1 + 0.5 x2, A के लिए 20 लिख दिया, तो ये 20 यानी कि -2 आ गया। ZB निकाला, B पॉइंट कौन सा है, 20/3 40/3, तो 20/3 यानी कि आ गया -2/3 प्लस 20/3 18/3 6 आ गया। ZC निकालें, C 0 16, तो ये 0 और प्लस 8 आ गया 8। तो आंसर ये 8 दिखाई दे रहा है कि 0,16 पर इसका स्तंभ हल आएगा। लेकिन चूंकि नन ऑफ दीज और दे रखा है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अगर टाइम कम है तो आप तुक्का लगाना है तो आपको C लगाएंगे, क्योंकि C पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। और अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। 2x1, एक तो है x1 + x2 <= 20, और 2x1 + 5x2 <= 80। 2x1 + 5x2 <80 की जगह अपन ने सिर्फ 80 लिखा, और इसको दोबारा लिख लिया फिर x। अच्छा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये, x1/40 प्लस x2/16 = 1।
2x1 वहां तो 20 दे रखा था पॉइंट, 20,0 2x1 तो 40 आएगा, ये गलत दे दिया है इसका मतलब। और एक दे रखा है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 20, नहीं ठीक है, इक्वल टू 20, और x पॉजिटिव बाई पॉजिटिव वो आ ही जाएंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा पॉइंट लगा लेते हैं अपन। x1 अपॉन 40 और ये 16, एक लाइन तो ये रही, ये हो गया अपने पास 0,16 और ये हो गया 40,0। फिर ये 20 वाला था 1 2 3 4 और ये 20, और एक पॉइंट और था, वो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं तो वही लिख लेते हैं अपन। ये वाला कौन सा हो गया 20/3 40/3, तो बस ये और ये 0 0 हो गया। आपने तीनों लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ओरिजिन की साइड में होगा, और ये लाइन है अपने पास 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 80, ये इस साइड में होगा, तो रीजन ये बना आपका। तो इनके अलावा और कोई पॉइंट नहीं आ रहा, 0 0 आ रहा है, इसका मतलब जो अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ये 0,16। इस पर सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, यही आपका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन अपन ने पहले रीडिंग में छोड़ दिए थे उनमें से करना शुरू कर रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। इनमें से जो नहीं आएगा उसको अपन जम कर देंगे। उसके बाद था फिर अपना 142 हो गया, 140 था। एक त्रिभुज की 3 मध्यकाओं की लंबाई क्रम से 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर ये भुजाएं दे रखी होती हैं तब तो फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये अंडर रूट में होता है। लेकिन जब मध्यकाएं दे रखी हो तो एरिया के लिए यहाँ 4/3 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर किसी त्रिभुज की मध्यकाएं दे रखी हैं और तीनों मध्यकाओं का योग का आधा s हो, मध्यकाओं की लंबाई ABC हो, तो मध्यकाओं की लंबाई के पदों में त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए कितना है यहाँ 9 ले लिया, बी कितना है आपका 12 हो गया, सी 15, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 2s 21 और 15 36 हो गया, s आपका 18 हो गया। तो लिख देते हैं फिर 4/3 अंडर रूट 18, 18 माइनस 12, 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 15 3, तो कितना आएगा यहाँ से 9 इस 3 से कैंसिल हो गया, 18 18 18 इंटू 4 722 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आया। वो उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपने पहले लिख लिए थे और जो छोड़ दिए थे सेकंड ट्रिप में। उससे पहले फिर आता है आपका 137। 137 क्या है, एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है। मान लिया ये h ऊंचाई से गिराया, h ऊंचाई से गिराया और 5 सेकंड में नीचे पहुंच गया, तो h बराबर यहां से आने का समय 5 सेकंड है। तो और पढ़ते हैं क्वेश्चन।
एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि पत्थर के गिरने के 3 सेकंड के बाद उसे रोक लिया जाए और फिर पुनः गिरने दिया जाए तो शेष दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्या है, पहले तो आपको ये बताया कि 5 सेकंड में वो h हाइट गिरता है, O से गिरा और A तक आ गया 5 सेकंड में h हाइट। तो पहले तो अपन ये पता कर लें कि 5 सेकंड में वो कितनी हाइट गिरा। किससे लेते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर यानी h बराबर 25/2 g आ गया। g की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ये तो आपका 5 सेकंड में गिरा है यहां से यहां तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेकंड के बाद उसको रोक दिया। तो मान लिया 3 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, 3 सेकंड में उसने h1 दूरी की। तो h1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर यानी h1 बराबर आ गया 9/2g। तो h माइनस h1 कितना बचा, 25 माइनस 25/2 माइनस 9/2 16/2 यानी कि 4g डिस्टेंस बची। अब यहां क्या किया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब 0 वेग से इतनी दूरी कितने टाइम में चलेगा ये पता करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल को ऊपर से गिराया और वो 5 सेकंड में पूरी दूरी तय करता है। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी चली वो आपने नोट कर लिया, वो आ गया 25/2g। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 सेकंड के बाद उसको रोक दिया जाए, फिर गिरने दिया जाए तो वो कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। तो अब उसको 4g दूरी बची। तो 4g दूरी निकालने के लिए फिर यही फॉर्मूला लगा देते हैं, h इक्वल टू 4g यहां लिख दिया, u0 हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, ये टाइम लगा। तो जी कैंसिल हो गया, तो t बराबर कितना आ गया, 1 मिनट, 25/2 9। आंसर देख लेते हैं एक बार, अंडर रूट में कोई आंसर नहीं आ रहा, चेक करते हैं। 25/2 माइनस 9/2 16/2 8g आएगा ये। तो यहां 8g लिखा, तो ये t बराबर आ गया 16 और टी स्क्वायर बराबर 16, तो t बराबर 4 सेकंड आया। तो कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड आंसर आ गया। पहले मिस्टेक हो गई थी, दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंथी है। ऊपर से कोई पार्टिकल गिराया और निश्चित हाइट गिरने में 5 सेकंड का समय लगता है। तो अपन ने देखा कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 5 सेकंड में तय होगी 25/2g। लेकिन इसी पार्टिकल को 3 सेकंड गिरने के बाद रोक दिया फिर छोड़ दिया, यानी कि 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी दोबारा 0 कर दी। तो अपन ने देखा 3 सेकंड में कितनी दूरी चली, उसने 3 सेकंड में 9/2g चला। तो अब कितनी बाकी रह गई, h माइनस h1 यानी कि 25/2 में से 9/2g घटा दिया तो 8g बचा। अब 8g दूरी चलने में कितना समय लगेगा वो देखना था। तो 8g दूरी आपने लिख दी और वही पहले वाला फॉर्मूला लगा दिया, 8g इक्वल टू u0 इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 16, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये 137, उसके पहले था अपने पास 129। हाँ 129 में दे रखा है आपको, माना fy इक्वल टू fx कोई फलन है जिसके लिए f1 बराबर 14 दे रखा है, f2 बराबर 12, f5 f8 दे रखा है, f7 पूछा है। मान लेते हैं आप, माना fx बराबर ax प्लस b है, लीनियर फंक्शन ही लेके चलते हैं। तो देयरफॉर x बराबर 1 लिखा आपने, f1 14 दे रखा है, तो a इंटू 1 यानी कि a प्लस b बराबर 14 आ गया। f2 कितना दे रखा है, x बराबर 2 लिख दिया, 2a प्लस b बराबर 12 आ गया। इनको सॉल्व किया, 2a माइनस b यानी कि b बराबर a बराबर आ गया -2, a बराबर -2 आ गया, तो b बराबर आ गया 16। तो देयरफॉर fx बराबर आ गया -2x प्लस 16। देयरफॉर क्या पूछा है आपसे, f7, तो f7 कितना आ जाएगा
-14 + 16 = 2। तो ये कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका? 124। हाँ, 124 अपन ने डायरेक्ट लिख लिया था, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपके इस पेपर में आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज है नहीं, तो आप यहां इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं। बाकी एक बार मैं बता दूं, समीशन 1/n फैक्टोरियल n = 0 to इनफाइनाइट, ये कितना हो जाता है? 1/0 फैक्टोरियल 1, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये e के बराबर होता है। तो इस तरह से अपन ने कुछ याद कर लिए हैं। यहां अपना जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें nth टर्म कौन सी है? nth टर्म दे रखा है n² फैक्टोरियल। पहले 1 लिखा है, 1 को लिख सकते हैं आप 1² फैक्टोरियल, 2 को लिख सकते हैं 2²2। सेकंड वाली टर्म दे ही रखी है। तो यहां अपने पास सम कितना होगा? यहां सम हो जाएगा समीशन n² फैक्टोरियल n = 0 to इनफाइनाइट। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? समीशन n × n, और नीचे लिखा n × n-1 फैक्टोरियल। एक n कैंसिल हो गया तो आ गया ये n/n-1 फैक्टोरियल। फिर ऊपर वाले n को क्या लिख दिया आपने? -1 + 1। तो ये हो गया n-1/n फैक्टोरियल, यानी कि 1/n-2 फैक्टोरियल हो गया, प्लस समीशन 1/n-1 फैक्टोरियल हो गया। n का मान 0 से था, नीचे फैक्टोरियल नेगेटिव होता है तो इनफाइनाइट होता है, तो ये भी e के बराबर है और ये भी e के बराबर है। ये रिजल्ट याद नहीं है तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। बाकी आपको छोड़ देना है, क्वेश्चन ही अपने सिलेबस में नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जब आप आरपीएससी से शिकायत करते हैं तो वो क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं। फिर देखते हैं अपन, ये था 120। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए अपन ने ये पहली ट्रिप में छोड़ दिया था। देखिए क्या दे रखा है? डबल इंटीग्रल cos ऑफ x + y dx dy। पहले अपन क्या है? बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा? cos ऑफ x y का आ गया sin ऑफ x + y। लिमिट लगा दी 0 to π, dx x का 0 to π/2 है। sin x प्लस पाई, sin π + x माइनस sin x होता है, माइनस sin x + 0, वो माइनस sin x हो गया, तो -2 आ गया। माइनस तो अपन आउटसाइड ले लेते हैं फिर इसमें, तो -2 आउटसाइड ले लिया और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। sin x dx हो गया, माइनस तो माइनस माइनस प्लस cos x हो गया। लिमिट 0 to π/2। 1-2 स्टेप जंप कर दिए। आसान क्वेश्चन है, 2 बार इंटीग्रेट करना था तो सीधा हो गया -2, तो ये आ गया। इससे पहले फिर क्वेश्चन था आपका 94, 78, 94। एक बैग में 3 काली, 4 सफेद तथा 2 लाल गेंदें हैं। अधिकतम 6 गेंदों का चुनाव जिसमें सभी रंगों की गेंद हो कितने प्रकार से किया जा सकता है? अधिकतम 6, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 लेनी है आपको, 6 से कम भी ले सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 ब्लैक, 4 व्हाइट एंड 2 रेड बॉल्स। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस एट मोस्ट 6 बॉल्स कंटेनिंग बॉल्स ऑफ ऑल द कलर्स। तीनों कलर की कितनी कितनी है इसमें? ब्लैक बॉल 3 है, व्हाइट बॉल 4 है और रेड बॉल 2 है। तो तीनों में से एक एक गेंद ले लेते हैं अपन। 3C1 इंटू 4C2 इंटू 4C1 इंटू 2C1। 3 बॉल ले ली, एक ब्लैक ले ली, एक व्हाइट ले ली, एक रेड ले ली। 3 × 4 × 2 यानी कि 24 तरीके से ले लिया आपने। अब आगे गेंद ले भी, वो कह रहा है सभी रंगों की गेंद आए,
तो तीनों रंगों की एक एक बॉल तो ले ली, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 बॉल आए। अब 3 आपने ले ली और कुल कितनी गेंद है आपके पास? कुल है 3 + 4 + 2 यानी कि 7, 9 बॉल है। 9 में से 3 ले ली, अब 6 गेंद और बची। 6 में से कितनी लेनी है? कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 6 होनी चाहिए, तो 6 में से आप 1 ले, 0 कोई भी नहीं ले तब भी चलेगा। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। 6C0 या तो एक भी गेंद नहीं लें, या 1 लें, या 2 लें, या 3 लें। तो ये आंसर आ गया। क्या थी? कुल आपके पास 9 गेंद थी, 3 कलर की गेंदें हैं, 3 आपकी ब्लैक हैं, 4 सफेद हैं और 2 लाल हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 बॉल ले ली हैं, हर कलर की बॉल आनी चाहिए। तो हर कलर की बॉल आए तो एक एक बॉल तो प्रत्येक कलर की ले ली आपने। एक आपने ब्लैक ले ली, एक व्हाइट ले ली और एक रेड ले ली। 3 बॉल आ गई। अब बाकी ज्यादा से ज्यादा 3 और ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से कम नहीं लें तब भी चलेगा। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो एक बॉल चुनने के तरीके 1 6C0 नहीं, कोई भी बॉल ना चुनने का तरीका 1 बॉल चुनने का तरीका 6C1, 2 चुनने के तरीके 6C2। तो उसको जोड़ लेते हैं, ये तो 24 हो गया। और ये देखते हैं ब्रैकेट में 1 + 6 6C2 6 × 5/2 15 6C3 20 तो 27 42 यानी कि आ गया 24 × 42। पहले ही ऑप्शन आ गया। 24 को तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया और 42 ऐसे ही रखा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कई बार थोड़े टिपिकल भी आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया 94। उसके बाद था पहले 76 74 है 76 है। यदि if alpha beta are the roots of the equation ax² + bx + c = 0, then equation whose roots are alpha + 1/β, beta + 1/alpha। अब इसमें none of these दे रखा है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो नेगेटिव टेस्ट है उससे बचते हैं। अल्फा बीटा रूट तो ये होगा, तो यहां से अगर देखें आप, यहां से क्या क्या आ रहा है आपके पास, अल्फा + बीटा तो आ गया -b/a और अल्फा बीटा आ गया c/a। और अगर 1/alpha 1/बीटा रूट्स वाली इक्वेशन बना देते तो x को 1/x से रखते। तो ये भी बता दें 1/alpha + 1/बीटा कितना आ जाता, वो आ जाता -b/c। और 1/alpha × 1/बीटा कितना आ जाता, वो आ जाता a/c। कैसे लिख दिया आपने ये, जब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो 1/alpha 1/बीटा रूट्स वाली इक्वेशन क्या हो जाती है, cx² + bx + a = 0 हो जाती है। इसके रूट 1/alpha 1/बीटा है, तो 1/alpha + 1/बीटा -b/c और 1/alpha × 1/बीटा a/c। इसको अपन दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अल्फा = 1 और बीटा = 1 रख दें, तो मूलों का योग कितना आ जाएगा, -2। मूलों का योग 2 आ जाएगा, तो b = -2 हो जाता और मूलों का गुणनफल 1 हो जाता, यानी c = 1 हो जाता और a = भी 1 हो जाता। यानी इक्वेशन ये बन जाती है x² - 2x + 1 = 0। दोनों मूल 1 1 हो गए। अब आपको चाहिए 1 + 1/1 और 1 + 1/2 रूट वाली, तो 2 रूट वाली इक्वेशन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4 = 0, दुगने मूलों वाली ये बन जाती। फिर अपन एबीसी चेक कर लेते आप ये, लेकिन अभी अपन सब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हैं तो ये अपन नहीं कर रहे हैं इसको। हाँ, अब आपको कौन सी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा + 1/बीटा है, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - अल्फा + 1/बीटा + बीटा + 1/alpha × x।
प्लस मूलों को गुणनफल एल्फा इंटू 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/एल्फा इक्वल टू 0। दोबारा देख लेते हैं, रूट्स एल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/एल्फा है, तो इसके मूलों वाली समीकरण आपने लिख दी। अब यहां कितना बन गया, एल्फा प्लस बीटा लिख दिया आपने माइनस b/a, और 1/एल्फा प्लस 1/बीटा क्या लिख दिया आपने, 1/एल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c। अब इनका मल्टीप्लाई किया, यहां साइड में कर लेते हैं अलग से, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फा बीटा आएगा प्लस 1/एल्फा बीटा आएगा प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 4 पद आएंगे, वो आपने लिख लिए। एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, c/a। 1/एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, a/c प्लस 2। ac से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन में, ac x² माइनस कॉमन ले लिया यहां से 2bc x, ac से मल्टीप्लाई किया तो यहां आएगा माइनस bc, और यहां अच्छा अलग आएगा, गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस माइनस प्लस, ac से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया अपने पास bc और हो गया ac, और ये c² प्लस a² 2ac यानी कि a प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ac फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, a प्लस सी टाइम्स b, a प्लस सी टाइम्स b, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। देखिए क्या है अपना आंसर, ac(x² प्लस c प्लस a टाइम्स bx प्लस a प्लस c होल स्क्वायर, यही आ गया। तो कैसे निकाला, टिपिकल नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई, जो दी हुई समीकरण थी उसके रूट्स आपको दे रखे थे, क्या दे रखे थे आपको, एल्फा बीटा। फिर आपको कौन सी इक्वेशन लेनी थी, वो इक्वेशन लेनी थी जिसके रूट्स एल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/एल्फा हो। तो आपने पहले एल्फा प्लस बीटा लिख लिया माइनस b/a, एल्फा बीटा लिख दिया c/a, और साथ साथ 1/एल्फा 1/बीटा वो भी निकाल लिया, तो उससे ही आ गया। 44 दे रखा है, a माइनस बी होल पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के द्विपद विस्तार में 5 में और छठे पद का योग 0 हो। इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन a माइनस बी होल पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0, देन a/b इज इक्वल टू, तो a माइनस बी होल पावर n में दे रखा है t5 प्लस t6 इक्वल टू 0, तो t5 कितना आएगा, nc4 a टू दी पावर n माइनस 4 b टू दी पावर 4 प्लस t6 nc5 a टू दी पावर n माइनस 5 b टू दी पावर 5 इक्वल टू 0। a टू दी पावर n माइनस 4 और b टू दी पावर 5 कॉमन लिया, किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, a/b, तो a/b बना लेंगे अपन, ये कॉमन लिया आपने, तो ये क्या बन गया, अच्छा nc4 भी आएगा। nc4 को या तो एक्सपेंड कर दें या इनका भी फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं, पर अपन एक्सपेंड कर लें, वो ज्यादा आसान है। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 4, n से स्टार्ट कर n माइनस 3, n से स्टार्ट करके कंटिन्यूस 4 टर्म ले ली, अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और a टू दी पावर n माइनस 4 कॉमन लिया है, n माइनस 5 लें आप, जिससे यहां a आ गया, माइनस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, 1 2 3 4 5, और ये b आ गया। यहां अपन b टू दी पावर 4 कॉमन लेते हैं,
n-5 b⁴, तो वहां से b आ गया। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां से देखें n से लेके n-3 तक के फैक्टर गायब हो गए। यहां आ गया a -n-4/5 b = 0, यानी a/b = n-4/5। एक इसमें जो फॉर्मूला है NCR/NCR-1 उसको भी यूज कर सकते थे, पर अगर नहीं याद होता है तो टिपिकल हो जाता है, तो ये आसान रहा। तो कौन सा आंसर आ गया? a/b n-4/5 सेकेंड आंसर आ गया। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है a-b⁴n, पांचवें और छठे पद का योग 0, t5 + t6 0 लिख दिया, वैल्यू रख दी, अपने आप थोड़ी सी कैलकुलेशन a/b आ गया। क्वेश्चन 39, एक बेलन की त्रिज्या 3 मीटर पर सेकंड के दर से बढ़ रही है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। जब बेलन की त्रिज्या 4 मीटर एवं ऊंचाई 6 मीटर हो, यानी कि r = 4 और h = 6 हो, तब आयतन में परिवर्तन की दर होगी। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग at the rate of 3 meter per second and its altitude is decreasing at the rate of 4 meter per second. The rate of changing the volume when radius is 4 meter and altitude is 6 meter. आपको दे रखा है dr/dt दे रखा है, dr/dt त्रिज्या 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, और dh/dt ये 4 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, तो ये -4 होगा। तो आपको आयतन में परिवर्तन की दर पूछिए। सिंस v = बेलन दे रखा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, πr² × h, देयरफॉर del v/del t। तो इसको t के रेस्पेक्ट में करते हैं, dv/dt भी लिख सकते हैं अकेला, dv/dt। तो पहले अपन ने r के सापेक्ष किया, 2r × dr/dt, h ऐसे कैसे रखा, फिर आपने r² को ऐसे कैसे रखा, h के रेस्पेक्ट में किया, dh/dt। किस पर पूछा है इन्होंने? जब r 4 हो और h 6 हो, तो r = 4 लिख दिया आपने, π2 × 4, और dr/dt क्या थी? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही थी, 4, ये dr/dt 3 है और dh/dt -4 है। h के लिए क्या लिख दिया अपने? देखो 2r और h कितना था? 6 प्लस पाई लिखा आपने 4² और dh/dt -4, h के लिए 6 है और dh/dt -4 है। दोबारा देखते हैं, r = h = dr/dt और dh/dt। r बराबर आपके पास 4 थी और h = 6 थी, dr/dt आपके पास 3 दे रखी है और ये -4 दे रखी है। चेक कर लेते हैं, r = 4, h = 6, dr/dt 3 और dh/dt -4। πr²h वॉल्यूम होता है उसका, तो डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, u × b से होगा, पहले r² का किया, 2r dr/dt, h कैसे रखा, फिर πr² dh/dt, पाई 2 एज इट इज, r के लिए लिख दिया 4 आपने और dr/dt 3 लिख दिया, h के लिए 6 लिख दिया, पाई। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो गया? 12 यानी कि 144 पाई माइनस 64 पाई, तो ये 80 पाई। क्या आ रहा है आंसर? देखें,
80 पाई घन मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। सिंपल सामान रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि जो डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, उस पर डिपेंड क्वेश्चन था कि अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, y की x के साथ साथ बदलने की दर होती है। लेकिन यहाँ दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, दो वेरिएबल थे और दो वेरिएबल के साथ फिर दोनों वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे थे, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था। तो अपन ने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो उससे ये आ गया। एक क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड ये फिर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन हो गया था, तो ये आप अपने आप करेंगे। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, 2018 का ये पेपर किया। अब एक बार तो अपन ने ये कर लिया, तो आपको कैसे करना है ये कि पहले शुरुआत से सारे क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना है, और जो एक बार में क्वेश्चन होते जाते हैं उनको करते जाते हैं। और जो कोई क्वेश्चन लेंदी लगते हैं या ऐसा लगता है कि कर सकते हैं और कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उनको अपन छोड़ते जाते हैं और फिर दूसरी ट्रिप में करते हैं। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं अपने 0 से लेके 150 तक आप पहुंच जाएंगे। इनमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड वाले हैं, वो सब आपने पढ़ा है और उसको रिवाइज करो। टीचिंग मेथड पे विशेष ध्यान देना है। अब अगली एक क्लास में मैं इसको अगली वीडियो में ये देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें से कितने याद करने वाले आए, कितने शॉर्टकट पे आधारित आए। मतलब 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड वाले और फिर याद करने वाले। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए लिया है जिससे कि आपको ये पता पड़ा है कि याद करने वाले या जो रिजल्ट वाले क्वेश्चन है उनकी इंपोर्टेंस क्या है। तो इस तरह से सॉल्यूशन की तो कोई बात थी नहीं, सॉल्यूशन आपने सबने पहले कर रखे हैं, सभी क्वेश्चन सीट के ही क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम वाले उसमें डाले हुए हैं, फिर भी एक फॉर्मूले सॉल्यूशन हो गए। तो अभी अपन एक बार और उसका एनालिसिस देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, तो आप सभी के पास पेपर हैं और सीट में सारे दे ही रखें और दक्ष पब्लिकेशन के आ ही रहे हैं आपके पास और बाकी आपके पास होंगे। तो उनमें एक बार दोबारा एनालिसिस करें इस पेपर का कि इसमें कितने क्वेश्चन याद करने वाले थे, और उसी के हिसाब से फिर अपन जो भी टाइम बचाए, अभी भी टाइम है, आप याद करने वालों को उनको रिवाइज करें, और जो याद करने वाले उनको किसको फॉर्मूले की तरह काम में ले सकते हैं। अभी आपने इस पेपर में भी क्वेश्चन किया था, 2 पॉइंट है, x1/1 और x2/2, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 किस अनुपात में काटता है। ये सभी को क्लास में कराया हुआ है, सभी की कॉपी में भी है, सीट में भी है और कॉपी में प्रूफ भी है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल के पसड़े में नहीं पढ़ना है। पहले इस तरह के सरल जो आसान सीधे डाइजेस्ट होते हैं और जो क्लास में प्रूफ किए हैं उन्हीं को रिवाइज करना है आपको। और जब मैं समझता हूं अधिकतर लोगों के हो गए होंगे, यहाँ तक हो गए, तो फिर सीट्स में दोबारा देखना है, रिजल्ट्स को पढ़ना है। रिजल्ट अब भी दोबारा पढ़ने के बाद भी अटपटा लगता है या वो लगता है कि नहीं ये नहीं करना है आपको, तो उसको काटते जाना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब आपने रिवीजन कर लिया है और अपने पहले याद नहीं कर रखा है, अब वो लगता है कि हाँ ये तो जान पहचान वाला है, तो उसको याद कर लेना है। तो ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है, प्रेशर अपने आप में रिलीज करना है। जैसे भी हो जाए, भगवान जी की भी सहायता लेनी है, मंदिर जाना है, जहां भी आप पूजा गृह में जाते हो वहां जाना है और सारी समस्याएं भगवान को बता के आनी है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार।